हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नमो क्लासेस। दोस्तों, आज से हम रीड 2020 की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी की। और हम सारे पॉइंट साइकोलॉजी के सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते जाएंगे। तो आप तैयार रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, समय खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीड साइकोलॉजी। ओके, तो हम आज से पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे साइकोलॉजी। इस वीडियो में हमारा पॉइंट रहेगा साइकोलॉजी के ऊपर। फिर हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उन साइकोलॉजी और एजुकेशन जो दोनों का क्या संबंध है उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप आगे की साइकोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि जो मनोविज्ञान है, किस प्रकार से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, क्या उसका अर्थ है, क्या उसका क्षेत्र है, वो पता लगेगा तभी आप आगे की मनोविज्ञान, अधिगम, बाल विकास, समायोजन आदि जो पॉइंट है समझ पाएंगे। शिक्षा, तो हम इसको शिक्षा में प्रयोग क्यों लिए इसका भी हमें पता होना चाहिए एक शिक्षक के नाते। और दोनों का संबंध क्या है, मनोविज्ञान और शिक्षा का। और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या क्या है, कौन कौन से संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में हम मनोवैज्ञानिक पढ़ेंगे और वो ही मनोवैज्ञानिक आगे के सारे सिलेबस में, सारे पॉइंट्स में आएंगे। तो आप जरूर बहुत ध्यान से इनको पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान आज की क्लास। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यूनान में 5th और 4th सेंचुरी में 3 वैज्ञानिक हुए। कौन कौन से? ये 3 कौन है? पहले हैं सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ये 3 मनोवैज्ञानिक। आप ध्यान रखिएगा, क्लास को बीच में बंक नहीं करना है। लास्ट में मैं आपको मनोविज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं समझाऊंगा, बहुत सारी परिभाषाएं बताऊंगा, और उसको आप याद करते हैं लेकिन 2-3 दिन में भूल जाते हैं। मैं 2 मिनट में ऐसी ट्रिक से बहुत अच्छी तरह आपको परिभाषाएं याद करवाऊंगा मनोविज्ञान की, आप कभी नहीं, मतलब भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। आप बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए सर, तो 3 मनोवैज्ञानिक 5th और 4th सेंचुरी में हुए। उसमें थे पहले सुकरात, फिर दूसरे हुए प्लेटो और तीसरे हुए अरस्तु। ये 3 मनोवैज्ञानिक हुए थे 5th और 4th सेंचुरी में। तो सुकरात जी ने क्या कहा था? सुकरात जी ने कहा था, एबिंगहोस के अनुसार। क्वेश्चन आया हुआ है कि किसके अनुसार, आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसको जोड़ा है। एबिंगहोस के अनुसार सुकरात ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ये सुकरात ने, इन ये वर्ड जो है ये सुकरात के हैं। एक एग्जाम में प्रीवियस में आया हुआ है कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। सुकरात ने कहा था, किसके अनुसार? एबिंगहोस के अनुसार। फिर प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने अपने विचार देते हुए कहा कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य जो है आपस में बंधे हुए हैं और इन्हें आपस में अलग नहीं किया जा सकता। इनकी बुक है एक रिपब्लिक। इनकी बुक का नाम क्या है? सॉरी, इनकी बुक का नाम है रिपब्लिक। ये ध्यान रखिएगा, प्लेटो की बुक का नाम है रिपब्लिक। और इसमें कहा इन्होंने, मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और आत्मा के भावों से किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। अर्थात इन्होंने आत्मा नाम का एक बार हम कह सकते हैं प्रथम उच्चारण किया था, प्रथम बार इन्होंने प्रयोग किया था। इसलिए ही जब हम आगे पढ़ेंगे, कॉलसनिक ने इनको ही मनोवैज्ञानिक का जनक, अधिकतर वास्तविक मनोविज्ञान का जनक बताया था कॉलसनिक ने अपने अनुसार, क्योंकि इन्होंने आत्मा की अवधारणा दी। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम देखते थे कि अगर हमें मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से ये जुड़ा हुआ था, और जब दर्शन शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं तो दर्शन शास्त्र में किन शब्दों का अध्ययन करते हैं? आत्मा का, परमात्मा का, ब्रह्म का। मतलब जो प्रत्यक्ष इंद्रियों से जिनका ज्ञान ना हो सके, अप्रत्यक्ष इंद्रियों से जिनका ज्ञान हो, उसमें हम दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं। और उसमें थी आत्मा। तो आत्मा क्या है? आत्मा का ज्ञान करना आवश्यक है, तभी हम मनुष्य का ज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य में आत्मा है। इसलिए प्लेटो ने कहा कि आत्मा जो है मनुष्य में पाई जाती है। लेकिन इन्होंने कहा तो, कह तो दिया कि आत्मा मनुष्य में पाई जाती है, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि आत्मा का अध्ययन करना चाहिए या करें हम। तो ये किसने कहा था? ये कहा था, आत्मा के अध्ययन की शुरुआत ये अरस्तु जी ने कहा था। इसलिए ही हम इनको, क्योंकि आत्मा के अध्ययन की इन्होंने बात की और आत्मा इंक्लूडेड मानव में है,
तुम एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से मानव के अध्ययन की बात की, तो हम इनको कह सकते हैं मनोविज्ञान के जनक और प्राचीन मनोविज्ञान के जनक। और ये दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई थी उस समय अवधारणा, तो इन्होंने दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की। कह तो दिया प्लेटो जी ने, लेकिन उन्होंने अध्ययन के बारे में नहीं कहा इसलिए। लेकिन एक अवधारणा कॉलसनिक, जो कॉलसनिक जी थे, उन्होंने ये कहा कि प्लेटो ने आत्मा की अवधारणा सबसे पहले दी है। उन्होंने अवधारणा के आधार पर मनोविज्ञान के वास्तविक जनक प्लेटो हैं ये कहा है। तो पूछते हैं कॉलसनिक के अनुसार कौन है, तो मनोविज्ञान के वास्तविक जनक कॉलसनिक के अनुसार प्लेटो हैं। रुडोल्फ गोल्कोय, अब ध्यान रखिएगा यहाँ साइकोलॉजी शब्द का, हम 5th से 4th सेंचुरी पे आ गए और वहां से आत्मा की अवधारणा चली आ रही है शुरू से, और हम यहाँ पे 1590 लगभग 16th सेंचुरी में हम आ चुके हैं और यहाँ तक आत्मा की अवधारणा बनी हुई है। यहाँ पे सर्वप्रथम रुडोल्फ गोल्कोय 1590 में साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया? साइकोलॉजिया। आज जो हम साइकोलॉजी बोलते हैं, इस शब्द का सबसे प्रयोग रुडोल्फ गोल्कोय ने 1590 में साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग किया। उस आत्मा की अवधारणा में ही, या आत्मा की अवधारणा ही अभी चल रही है, बस इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि ये यूनानी थे, और वो भी यूनानी थे लेकिन एक लैटिन भाषा के अनुसार इन्होंने, क्योंकि इनका हम जब विभाजन करेंगे तो वो ही आत्मा का अध्ययन आता है। उन्होंने केवल कह दिया कि आत्मा का अध्ययन, अरस्तु जी ने, लेकिन इन्होंने यहाँ उसको वर्ड दे दिया, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, उन्होंने इसको एक शब्द दे दिया। देखते हैं गैरिट के अनुसार, गैरिट ने क्या कहा है? ये गैरिट के अनुसार जो हम ये साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। किसकी हुई है? ग्रीक भाषा से। साइकी प्लस लोगस, आत्मा का अध्ययन। तो इन्होंने यहाँ जो है गैरिट ने इसका विभाजन किया है। किसने किया है? गैरिट ने। साइकी प्लस लोगस हम पढ़ते हैं, साइकी प्लस लोगस खूब पढ़ा होगा आपने। तो वहाँ किसके अनुसार, मैन ये बात नहीं है, ये सबने पढ़ा, ये ध्यान रखना, गैरिट के अनुसार इसका विभाजन गैरिट ने किया है, साइकी प्लस लोगस। और ये ध्यान रखिएगा ग्रीक भाषा में, कई बार लैटिन आ जाता है, तो अगर ग्रीक नहीं हो तो आप लैटिन कर दीजिएगा, लेकिन लैटिन नहीं होता है, क्योंकि लैटिन में आत्मा को हम कहते हैं साउल, ये लैटिन में होता है, लेकिन ग्रीक में होता है साइकी। तो ये ग्रीक भाषा का ही वर्ड है साइकोलोगस। आगे हम जब आगे आते हैं तो देकार्ते एक थे, उन्होंने आत्मा के अध्ययन की जो विषय वस्तु है उसको भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया। जो देकार्ते खुद भौतिक शास्त्र से जुड़े हुए थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आत्मा के अध्ययन को भौतिक शास्त्र से, लेकिन इनका विरोध भी प्रारंभ हो गया, क्योंकि भौतिक शास्त्र में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है, क्या है, किस चीज है, मूर्त में है या नहीं है। अब ये चीज है ही नहीं आत्मा, हम कैसे कैसे कह सकते हैं आत्मा है क्या, कहीं दिख सकती है क्या, कहीं कोई नहीं है। तो इन्होंने इनका विरोध भी किया कईयों ने। किन किन ने किया? हॉब्स ने, लॉक ने, कांट ने, स्पिनोजा। इन चार वैज्ञानिकों का नाम अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। हॉब्स, लॉक, कांट और स्पिनोजा, इन चार वैज्ञानिकों ने इनका विरोध किया कि भौतिक शास्त्र से आत्मा का अध्ययन नहीं हो सकता। किस प्रकार हो सकता है? संभव है। हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा, हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा, इन चार वैज्ञानिकों ने इनका विरोध किया। आप ध्यान रखिएगा। आत्मा के विज्ञान से संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं? चलो, अब आत्मा का मनोविज्ञान हमने पढ़ लिया। शुरू से हम अरस्तु, प्लेटो हम पढ़ते आ रहे हैं। रुडोल्फ गोल्कोय जी ने साइकोलॉजी, आत्मा के मनोविज्ञान था उस समय, इनका शब्द दिया था इन्होंने। और गैरिट ने आत्मा का अध्ययन, ये विभाजन किया था। और देकार्ते ने कहा, इनको भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया आत्मा के अध्ययन को। तो इनका सभी का आत्मा के अध्ययन में योगदान है। तो इनसे संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं? अरस्तु, प्लेटो, रुडोल्फ गोल्कोय, गैरिट एंड देकार्ते। इन्होंने सभी ने आत्मा के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। इनको मनोवैज्ञानिक जनक कह देते हैं। कॉलसनिक के अनुसार प्लेटो है, रुडोल्फ ने साइकोलॉजी शब्द दिया, गैरिट ने साइकोलॉजी प्लस लोगस दिया, देकार्ते ने भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया। तो कई बार पूछ लेता है इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान से संबंधित है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे 4 में विभाजित किया था। जो मनोविज्ञान है इसको 4 में विभाजित किया था, या इसकी अवधारणा जो शुरू से आती चलती आ रही है। तो पहली थी आत्मा, हम पहले के बात करते हैं कि पहले थी आत्मा, सॉरी,
फिर दूसरी उसमें क्या थी, दूसरी में हम मानते हैं, पहली में हम आत्मा हो गई, दूसरी में हम मानते हैं मन, मन या मस्तिष्क, तीसरे में थी तब अवधारणा थी चेतना, और चौथे में जब आया लास्ट में जब वाटसन लाया वो था व्यवहार। तो इन चारों को पढ़ेंगे, और जो फर्स्ट में आत्मा है हम उस आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर मन के बारे में पढ़ेंगे, फिर चेतना और फिर व्यवहार। तो जब हम आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं तो आत्मा के बारे में ये चार मनोवैज्ञानिक आपको याद रखने हैं। अब आते हैं मन या मस्तिष्क का विज्ञान दोनों। मन या मस्तिष्क का मनोविज्ञान किस प्रकार से कहते हैं, देख आप ध्यान रखिएगा, जब माइंड शब्द है, माइंड शब्द, मन और मस्तिष्क हम विभाजित कर सकते हैं, लेकिन ये एक ही शब्द है, मन को ही मस्तिष्क, क्योंकि माइंड का शब्द का प्रयोग किया था ब्रिटेन में, शायद अमेरिका में, तो वहाँ इसको मन ही कहा जाता है ग्रीक भाषा में, इसलिए ये कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है। कई बार सोचते हैं मन मतलब अपना मन होता है, मस्तिष्क दोनों अलग है, लेकिन यहाँ दोनों शब्द एक ही बताते हैं, ठीक है। तो पंपोनोजी, इनके मुख्य वैज्ञानिक कौन थे, पंपोनोजी, और ये इटली के थे। इन्होंने मनोवैज्ञानिक ने आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को नया अभिप्राय दिया और मन और मस्तिष्क का विज्ञान बताया। इन्होंने नहीं कहा कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन, नहीं, ये मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, मन का अध्ययन करता है, मस्तिष्क का अध्ययन करता है। और इनका समर्थन जिन्होंने पिछली बार विरोध किया था, हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा, इन्होंने इनका समर्थन कर दिया। लेकिन ये अवधारणा भी हट गई, क्यों, क्योंकि सवाल किया गया कि मन मस्तिष्क का किस प्रकार से अध्ययन करोगे, करो, ये भी वस्तुत रूप में कैसे है, किस प्रकार से इसकी अवधारणा पुनर्रंजित हो सकती है, किस प्रकार से दिखा सकते हो आप। तो यहाँ मन मस्तिष्क का अध्ययन कहाँ हो रहा है, नहीं हो सकता। तो मनोवैज्ञानिक में अगर इनका अध्ययन नहीं हो रहा, नहीं हो सकता, तो अब किस प्रकार से, तो इसलिए इनका विचारों जो है इनका भी विरोध हो गया, या ये अवधारणा चली नहीं बहुत ज़्यादा दिन तक, क्योंकि बाद में आया फिर चेतना का विज्ञान। ये मनोविज्ञान की अवधारणाएं हैं और किस प्रकार अवधि दर अवधि बदलती जा रही है। पहली बार आत्मा के थे, हम पहले आत्मा मानते थे, तो कई शताब्दियों तक आत्मा, फिर बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, आत्मा का नहीं, मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान होता है, या कहते हैं कि चेतना का विज्ञान है, जो सॉरी यह मनोविज्ञान हो गया, ये मन मस्तिष्क का विज्ञान है, ये मनोविज्ञान मनो नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं क्या है। फिर यहाँ है चेतना का विज्ञान, अर्थात ये कहते हैं कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है। 1852 में एक घटना हुई थी, विलियम जेम्स ने उससे प्रभावित एक घटना, अर्थात कि एक जो व्यक्ति है उन्होंने इनके चरण नहीं छुए, और उस चक्कर में क्योंकि उन्होंने कह दिया कि आप इस प्रकार के हो और आपको तो व्यवहार दिखाना जरूरी नहीं है, तब इन्होंने कहा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, क्या किया जाए, किस प्रकार से। इस घटना के बारे में हम बाद में अच्छे से चर्चा करेंगे, आपको फुल बताएंगे। तो इन्होंने 1852 में वो घटना हुई थी, उन्होंने फिर 18 वर्षों तक मेहनत की, और फिर 1870 में इस वस्तु को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। अब इसलिए अब ये ध्यान रखिएगा कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने 1870 में मनोविज्ञान की विषय वस्तु का, अब तक यहाँ तक मन मस्तिष्क विज्ञान तक ये केवल दर्शन शास्त्र का था, लेकिन अब चेतना का विज्ञान जब आया और 1870 में विलियम जेम्स ने इसको दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। 1870 में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बन गया, अब बन गया है, बिल्कुल दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। अब आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, अब आधुनिक हो गया मनोविज्ञान, तो इसके जनक विलियम जेम्स, ध्यान रखिएगा विलियम वुंट नहीं है, विलियम जेम्स ही है पक्का। और प्रयोगात्मक के कहलाते हैं विलियम वुंट। प्रयोगात्मक के ये क्यों कहलाते हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्रयोगात्मक के विलियम वुंट हो गए, प्राचीन के अरस्तु हो गए, कॉल्सनिक के अनुसार प्लेटो हो गए, आप रिवाइज करते रहिएगा। और इनका समर्थन, किनका समर्थन, चेतना के मनोवैज्ञानिकों का समर्थन, या चेतना का विज्ञान किन किन ने माना है मनोविज्ञान को, वुंट ने माना है, जेम्स सल्ली ने माना है, वाइव्स, टिचनर और चैडविक, इन मनोवैज्ञानिकों ने इसको चेतना का मनोविज्ञान माना है। और ये सभी जो है संरचनावादी कहलाए। जब संरचनावाद हमने आपको पिछली वीडियो में पियाजे पढ़ाया था, वाई और कोलबर्ग पढ़ाया था, तो ये क्या है, ये संरचनावाद से जुड़े हुए थे। अपना जो NCF है
वो किससे जुड़ा हुआ है? संरचना, जो 2005 वाला एनसीएफ है वो किससे जुड़ा हुआ है? संरचनावाद से है, या वो बेस्ड किस पे? संरचनावाद से है। तो ये सभी संरचनावादी कहलाए। पिछली वीडियो में आपने बताया था मैंने संरचनावाद क्या होता है, तो आप उस वीडियो को जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पियाजे के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई है। चलो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 1879 में, हाँ, विलियम वुंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1879 में विलियम वुंट ने लिप्जिन नामक स्थान पर कॉलमार्क विश्वविद्यालय में, अब इसको कॉलमार्क विश्वविद्यालय कहते हैं, नया नाम हो गया है इसका, मनोविज्ञान की प्रथम, सॉरी यहाँ मिस प्रिंटिंग है, प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। फर्स्ट प्रयोगशाला इसके स्थापित कर दी। कौन सी है भाई? लिप्जिंग, ये रही लिप्जिंग मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, या इसको अब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते हैं हम। ये जर्मनी में विलियम वुंट ने स्थापित की, इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा 1870 में मनोविज्ञान अलग बना, जो कि विलियम जेम्स ने कहा था, और विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। और 1879 में विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में अलग से प्रयोगशाला की स्थापना की थी। चलो अब ये तो बात हो गई, लेकिन भारत में क्या हुआ, भारत की क्या है स्थिति? तो भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की? 1916 में एन सेन गुप्ता ने कलकत्ता में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। जहां भारत आए वहां तो जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपनी जो एग्जाम्स होती है वहाँ भारत में ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि भारत तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही। तो भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला एन सेन गुप्ता ने कलकत्ता में की, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। चलिए आगे चलते हैं। आलोचना, अब किन की आलोचना आपके बारे में करेंगे? तो आलोचना क्या की कि आपने तो बोल दिया ठीक है चेतना का मनोविज्ञान है, लेकिन भाई चेतना तो 1/10 ही होता है, बाकी तो भाग जो 9/10 है वो तो अचेतन होता है, अर्धचेतन होता है। आपको ध्यान होगा सिगमंड फ्राइड ने ये पानी है ये कहा था कि जो बर्फ का टुकड़ा है वो केवल जो 10% है वो ही ऊपर रहता है, वो ही हमें दिखता है, बाकी का जो अचेतन और अर्धचेतन है वो तो हमें दिखता ही नहीं है। तो आप चेतन का तो अध्ययन कर रहे हो, इसका कौन अध्ययन करेगा? और इसका अध्ययन नहीं करेगा तो किस प्रकार से मानव का अच्छे प्रकार से अध्ययन हो सकता है? तो इसकी इस प्रकार से आलोचना की गई चेतना के मनोविज्ञान की। और मैकडूगल जो थे अपने वैज्ञानिक, उन्होंने कहा था अपनी बुक, उनकी बुक का नाम है द आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी, इसमें उन्होंने चेतना शब्द का आलोचना की, उन्होंने चेतना शब्द की आलोचना की। ध्यान रखिएगा फैक्चुअल क्वेश्चन है सभी। मैकडूगल की बुक का नाम है, और चेतना शब्द की आलोचना किसने की? मैकडूगल ने की। या मैकडूगल ने अपनी बुक में क्या किया? चेतना शब्द की आलोचना की। किसी प्रकार से वो पूछ सकता है उल्टा सीधा करके। अब ध्यान रखिए। तो अब इनकी आलोचना हो गई या इसकी हो गई, तो फिर व्यवहार का विज्ञान आया। किसका? फिर आया व्यवहार का विज्ञान। इसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? वाटसन माने जाते हैं। चमकता सितारा एक कहानी थी, जब ये सारी चेतना का विज्ञान, मन मस्तिष्क सारे जब अवधारणाएं नष्ट हो गई या उनकी अवधारणाएं अच्छी से प्रतिपादित नहीं हो सकी, उनके सभी ने नहीं मानी, उसमें कोई ना कोई नुस्ख निकालते रहे, तब एक बैठक हुई। उस बैठक में सभी को बुलाया गया, सभी मनोवैज्ञानिकों को बुलाया गया। उसमें सभी बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों से कहा कि किस प्रकार की अवधारणा रखें, किस प्रकार से मनोविज्ञान आगे चल के। तब सबसे छोटे थे वाटसन उस समय, और लास्ट में थे। तब लास्ट में कहा चलो वाटसन इनको भी बोलने दो, तब इन्होंने बोला। तब उस सभा चकित रह गई, उन्होंने इतना अच्छा प्रकार से बोला, और उन्होंने व्यवहारवाद का इस पे कहा कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है, इसलिए इनको प्रतिपादक भी कहा जाता है। और वहां पे लोगों ने इनको कह दिया कि ये तो 20वीं शताब्दी के चमकदार सितारे हैं, इसलिए इनका नाम भी ये पड़ गया। इन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे शिक्षक बना दूंगा, मैं उसे अभियंता बना दूंगा, मैं उसे चिकित्सक, चोर, कुछ भी बना सकता हूँ, क्योंकि ये व्यवहार पे डिपेंड है, मैं उसे किस प्रकार का बनाऊं ये मेरे ऊपर है। इस प्रकार की उन्होंने परिभाषाएं दी थी। ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ है कि ये अवधारणाएं किसने दी या ये परिभाषा किसने दी, तो ये वाटसन ने दी। और हमारी ये है वाटसन और ये है मैकडूगल, क्योंकि मैकडूगल भी व्यवहारवादी हो गए, क्योंकि अब
आप रिलेट कर सकते हो, जिस चेतना के मनोविज्ञान की जिसने आलोचना की वो व्यवहारवाद की तो रहेगा ही ऑब्वियसली बाद में जब आएगा तो व्यवहार जो शब्द है इसका 1908 में मैकडूगल ने इस शब्द का प्रयोग किया। जो ये मैकडूगल जी है, इस शब्द का प्रयोग 1908 में मैकडूगल ने किया। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, चलो गोल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट और हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी की गोल्स क्या हैं? तो गोल्स में हम ध्यान रखते हैं, एक तो है मापन और वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, और एक और है, आगे हम देखते हैं। तो मापन अर्थात कि व्यवहार का मापन करेंगे। साइकोलॉजी क्या है कि व्यवहार जो है उसका मेजर करेंगे, हम व्यक्ति के व्यवहार को देखेंगे, उसका तब वर्णन कर सकते हैं। तो ये गोल्स है साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी क्यों है? मापन करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए। और मापन वर्णन कर सकते हैं हम, उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, और पूर्वानुमान से हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं। और फिर आगे है व्याख्या, और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी कर सकते हैं। तो ये जो 3 है आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी में कौन सा है या कौन सा नहीं है। मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, और व्याख्या। चलिए कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। मनोविज्ञान क्या है और क्या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान एक सकारात्मक है, धनात्मक है। ये परिभाषाएं भी सकारात्मक धनात्मक किसने दी थी? अपने वॉटसन जी ने दी थी। मनोविज्ञान विधायक है और अनुप्रयुक्त है। कई बार पूछ लेता है मनोविज्ञान की प्रकृति इसमें से नहीं है, तो इसकी प्रकृति सकारात्मक है, धनात्मक है, विधायक है, अनुप्रयुक्त। क्या नहीं है? नियामक। मनोविज्ञान नियामक नहीं है, नियमों से बंधा हुआ नहीं है। मनोविज्ञान अनप्रयुक्त नहीं है, ये तो प्रयोग किया हुआ है, इन पर प्रयोग कर सकते हैं। और आदर्शात्मक नहीं है। ये सीधा फैक्चुअल फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछ लेता है, या पूछा हुआ है कि मनोविज्ञान विधायक है और नियामक है, कौन सा गलत है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए बी ऑप्शन, ऐसे पूछ लेता है। तो आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है, ये भी आप विधायक पे कंसंट्रेट करिए। विधायक और नियामक, नियामक नहीं है, विधायक है मनोविज्ञान। चलो आगे बात करते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चनों पे आते हैं। 1924 में इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 में। फिर आया 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना हुई। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की, जिन्होंने 1870 में दर्शन शास्त्र से अलग किया था। संरचनावाद की स्थापना 1892 में हुई, फैक्चुअली पूछ लेता है। प्रकार्यवाद की स्थापना 1895 में हुई थी, प्रकार्यवाद की। ठीक है, समझ गएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आ रहे हैं अपने परिभाषाओं पर, तो आप ध्यान रखिएगा, इन परिभाषाओं के बारे में हमको पढ़ना है। और आपको अगर पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले, जरूर जरूर कीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और आगे से अच्छा प्रयास करें वीडियो बनाने के लिए। तो मनोविज्ञान की परिभाषा, आप केवल वीडियो पॉज करके इनको देखिए, या आपने पहले भी याद की होगी, तो आपने किस प्रकार से याद किया, आपको ये याद है या नहीं है? आज मैं आपको ये याद करवाने जा रहा हूँ, और इनमें से एक परिभाषा है, या एक परिभाषा मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि आप उसकी किस प्रकार से ट्रिक बनाते हैं। आप उसकी ट्रिक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आप किस प्रकार से उसे याद करें। आप ध्यान रखिएगा, आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, लेकिन हमने बनाई है वो आपको बहुत फैक्चुअल, बहुत मदद करेगी। आप एक बार 2 मिनट में, ये जो आपकी 9 परिभाषाएं आपको 2 मिनट में याद करवाने की गारंटी है। अब चलो आप स्टार्ट करते हैं। वाटसन, वाटसन के अनुसार हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित है या शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, ओके। तो वाटसन के अनुसार, तो हम ये याद करेंगे, वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित शुद्ध विज्ञान है। नहीं, केवल वाटसन पे ध्यान देना, और 2 वर्ड यहाँ ध्यान देना है, शुद्ध विज्ञान है और निश्चित विज्ञान है। मतलब टसन, जब हम ध्यान रखते हैं वाटसन, तो ये जो परिभाषा है वैसे सबको याद होती है मनोविज्ञान वाटसन की, लेकिन इसके बारे में हम अगर ट्रिक लगाएं तो ये देखते थे, जो टसन है, यहाँ धनात्मक मनोविज्ञान इन्होंने कहा है, शुद्ध का है। जो टसन में रहते हैं, जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो शुद्ध रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, धनात्मक धनी रहते हैं, तभी तो टसन में रहते हैं। तो हम धनात्मक मनोविज्ञान कह सकते हैं। निश्चित और सकारात्मक, यहाँ पे सकारात्मक भी आता है इसके, इनमें कई बार पूछ लेता है सकारात्मक किसने कहा है, या कई बार पूछ लेता है धनात्मक किसने कहा है।
तो ध्यान रखिए धनात्मक, सकारात्मक और शुद्ध विज्ञान। जो वाटसन ने क्या है, क्योंकि टसन में कौन रहेगा, जो धन रहेगा, जिसके बाद धन रहेगा, जो शुद्ध पहनेगा, धन रहेगा तो शुद्ध पहनेगा, तो वो टसन में रहेगा। टसन से आप सकारात्मक, धनात्मक ये याद रख सकते हैं। वुडवर्थ इसकी जो है ट्रिक क्या बनाते हैं आप, मैं आपकी देखता हूँ क्रिएटिविटी, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण, व्यवहार और यथार्थ विज्ञान है। आपको इतना याद रखने की जरूरत है नहीं, आप ध्यान रखिएगा। मैकडूगल, गल मतलब जब हम गल करते हैं, पंजाबी में कहते हैं ना गल करना, बात करना, तो क्या करते हैं, आचरण करते हैं ना, तो आचरण को गल ही तो बोलते हैं। तो आप गल से याद रखिएगा क्या, आचरण, और जहां आचरण आ जाएगा बस वहां मैकडूगल होगा। अब आपके ध्यान में जब भी आप मैकडूगल देखेंगे तो गल याद आएगा, और गल से आचरण, तो गल करना क्या होता है, मनुष्य गल करता है मतलब आचरण ही तो करता है। गल में क्या करता है, गल करना, ले आजा गल कर लेते हैं, ये दो कल कर लेते हैं, मतलब आचरण ही तो करता है। तो गल अर्थात आचरण, तो आपको गल से याद रखना है आचरण। फिर आता है क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। अब ध्यान रखिएगा, क्रो एंड क्रो ये दोनों कौन है, पति पत्नी है। अब दोनों है, रियल में दोनों पति पत्नी है। आप ध्यान, पहली बार पता होगा क्रो एंड क्रो कौन है, तो दोनों पति पत्नी है। तो इनके मानव मानव व्यवहार और मानव, अब जब पति पत्नी है इनके बारे में संबंध है ना, और जब इनके बारे में इनमें संबंध है तो पति पत्नी इनसे संबंध है, तो इन दोनों मानवों में संबंध है। तो आप इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। क्रो एंड को के अनुसार मानव संबंधों का अध्ययन, क्रो एंड को मानव संबंध, बस आपको इतना याद रखना है, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है सारे को, बस क्रो एंड को मानव संबंध। बोरिंग के अनुसार आप ध्यान रखिएगा, बोरिंग के अनुसार क्या है, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। आपको इतना याद रखना नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है बोरिंग। आप बोरिंग कहाँ करते हो, घर में जब बोरिंग होती है, आपने देखा होगा पास में बोरिंग, धरती में अपन गड्ढा खोदते हैं, पानी निकालने के लिए बोरिंग करते हैं, अर्थात कहाँ खोदने हैं, प्रकृति में ही तो खोद रहे हैं हम गड्ढा, प्रकृति को विनाश करना है। तो बोरिंग किससे संबंध है, प्रकृति से ही तो संबंधित है। बोरिंग अर्थात प्रकृति, आपके माइंड में बोरिंग नाम सुनते तुरंत आना चाहिए कि ये तो प्रकृति के बोरिंग कर रहे हैं, मतलब प्रकृति में कर रहे हैं, तो अर्थात प्रकृति के बारे में है, प्रकृति का अध्ययन हो गया। बस बोरिंग के अनुसार इन्होंने प्रकृति का अध्ययन बोला है, ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। स्किनर के अनुसार, अब स्किनर के अनुसार आप देखोगे कि मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव, व्यवहार अनुवाद, फिर कंफ्यूजन हो जाओगे कि किसने क्या कहा। तो ध्यान रखिएगा, नर जो है या नर, इस नर क्या करेगा, अनुभव ही तो करेगा, व्यवहार ही तो करेगा। अरे कोई गधा होता है वो अनुभव करता है क्या, कुत्ता अनुभव करता है क्या, कई बार अधिकतम जो है नर हैं वो अनुभव करेंगे ना, व्यवहार तो वही करते हैं अनुभव करके। तो अनुभव करके व्यवहार नर ही तो करता है, तो नर से आप याद रखिएगा व्यवहार और अनुभव। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। तो अब मन ने ये परिभाषाएं दी है, तो आप बताइए मन कहाँ है, आपको पता है कि मन कहाँ है, नहीं पता ना, उसकी वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि मन कहाँ है। अभी आपका पोस्टमार्टम कर दे, नहीं पता लगेगा मन कहाँ है, दिल पता लग जाएगा, मस्तिष्क पता लग जाएगा, मन पता नहीं कहाँ है। और कई बार कह देते हैं रोज ही मन बिगड़ता रहता है कि मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, मन कहाँ है, वैज्ञानिक उसकी अभी खोज कर रहे हैं मन की। तो आप ध्यान रखिएगा, मन की क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। गैरिसन के अनुसार क्या है, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, प्रत्यक्ष मानव। अरे जो गैर लोग होते हैं, गैरिसन अर्थात गैर लोग, गैर क्या कौन होते हैं, पराये, और जो पराये होते हैं, दूसरे होते हैं, अनजाने होते हैं, हम उनको जानते हैं क्या, तो हम उन पर विश्वास करेंगे नहीं। तो प्रत्यक्ष जब उनका मानव व्यवहार होगा, या हम उनको प्रत्यक्ष देखेंगे, हम उनके व्यवहार को प्रत्यक्ष देखेंगे, तभी हम उस पर विश्वास करेंगे। गैरों पे हम ऐसे विश्वास नहीं करते और नहीं करना चाहिए। तो गैर से आप याद रखिएगा, प्रत्यक्ष देखेंगे हम उसको, केवल प्रत्यक्ष, जहाँ प्रत्यक्ष आ जाएगा बस आप समझ जाओगे कि गैरिसन है। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है, क्योंकि वो परिभाषा में देगा तो यही तो देगा, और एक आपको एक एक परिभाषाएं थोड़ा बहुत भी इंक्लूड है तो हो जाएगा। जैसे गार्डनर मर्फी है, अब गार्डनर मर्फी ने क्या कहा है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों व उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब आप याद रखोगे गार्डनर कौन होता है, गार्डनर वो होता है जो पेड़ पौधों को पानी देता है, गार्डन की रक्षा करता है। अब पेड़ पौधे किस लिए, जब व्यक्ति जीवित जो रहते हैं उनके लिए तो पेड़ पौधे आवश्यक होते हैं, वातावरण भी उनकी तो शुद्ध होता है, वातावरण उनसे तो शुद्ध होता है। तो गार्डनर से याद रखिएगा, वो व्यक्ति को जीवित रख रहे हैं,
और उन वातावरण के प्रति या वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, तो जीवित व्यक्ति और वातावरण, ठीक है, समझ गए होंगे। गार्डनर से आपको ध्यान रखना है जीवित व्यक्ति वातावरण, गैरीसन से प्रत्यक्ष है भाई, गैर है दूसरा है तो नहीं देखना है। मन मतलब वैज्ञानिक खोज हो रही है, स्किनर मतलब व्यवहार अनुभव है, बोरिंग मतलब प्रकृति में खुड्डा खोद रहा है, क्रो एंड को मतलब मानव संबंध है, मैकडोगल मतलब आचरण कर रहे हैं, वाटसन मतलब शुद्ध धनात्मक शुद्ध विज्ञान है। तो आपको वुडवर्थ की आपको जरूर आप परिभाषा जो आप क्या ट्रिक देते हैं वो कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमो क्लासेस के नाम से पेज है फेसबुक पे, आप उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे हम लिंक बार बार शेयर करते रहते हैं, कई बार आप अगर नहीं हो तो फेसबुक पे जुड़ के आपको पता लग सकता है। तो आप इसको जरूर शेयर जरूर करिए कीजिएगा। आपने अभी इसमें बहुत मेहनत की है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको शेयर करना नहीं भूलें, हमको इससे प्रोत्साहन मिलेगा और आगे से अच्छी वीडियो बहुत बनेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।